हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं वैदिक सभ्यता, वो भी भाग दूसरा। जैसा कि हमने भाग वन पहले पढ़ा दिया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ओके बच्चों, और आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता का भाग दूसरा। तो पहला भाग हमने जो पढ़ाया है उसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है ना, मूल रूप से आर्यों के विषय पर क्या है, एक अंकित चिन्ह है। हमें विशेषकर आर्यों के बारे में ही पढ़ना होगा वैदिक सभ्यता में, है तो आर्य के बारे में ही, मतलब वैदिक सभ्यता हमें आर्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं कर सकती, लेकिन जानकारियां हमें वैदिक सभ्यता से जरूर मिलती है आर्यों के बारे में। तो हमने आर्यों के बारे में कुछ पहले भी बताया, तो मैं आप लोग को माइंड रिफ्रेश करने के लिए पुनः एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए। ओके बच्चों, वैदिक सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और वहां का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। और ये आर्यों के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और आर्य का, अब आर्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आर्य का मतलब ही होता है क्या, श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च वर्ग, ये होता है। ओके, और आर्यों का जो आगमन काल था ये 1500 बीसी से माना जाता है। और यह एक व्यक्ति थे, कौन, मैक्स मूलर जी, जो जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने ही यह बताया कि ये आर्य जो थे उनका क्या है, 1500 बीसी है। और इन्होंने ही बताया कि सर्वप्रथम इन लोगों ने पंजाब और अफगानिस्तान में बसना क्या किए, आरंभ किए। ठीक है, और उसी में से एक व्यक्ति थे, कौन, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी थे, जिन्होंने ऋग्वैदिक इंडिका में लिखा था कि ये जो आर्य थे ये सप्त सेंदप में प्रदेश में बसना आरंभ किए थे। ओके बच्चों, तो सप्त सेंदप कहने का क्या मतलब होता है, सप्त सेंदप का मतलब होता है 7 नदियों का संगम स्थान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और ये जो वैदिक सभ्यता है ना, हुआ ये कि जब सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो नया सभ्यता उभर कर आया, और जो नया सभ्यता उभरा ना, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, वेदों से मिलती है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम भाग दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे। ये थे पहले के कुछ भाग जो मैंने आप लोग को माइंड रिफ्रेश करने के लिए बता दिया। ओके, अब हम बात करते भाग दूसरा का। ओके बच्चों, भाग दो में हमने बात करेंगे कि भारत में आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, मतलब भारत में आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। इसमें कहता है कि आर्यों का आगमन 1500 बीसी से कुछ समय पहले हुआ था। मतलब हमारा जो आर्य था ना, इसका आगमन 1500 बीसी से पहले ही हो चुका था। ओके बच्चों, अब इसके बाद कहता है भारत में सबसे पहले यह सप्त सेंदप प्रदेश में बसना आरंभ किया है। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन सवाल आप लोग के जहन में होगा कि सर आपने तो बताया था कि ये पंजाब और अफगानिस्तान में, तो वो मैक्स मूलर जी के अनुसार थे। यहाँ पे देखो है क्या ना, कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे इतिहासकार का मत क्या है, अपना अलग अलग मत है। जैसे आर्यों के बारे में अगर बात किया जाए कि कहाँ गए थे, तो इसमें विभिन्न इतिहासकार अपने अपना मत दे दिए। जैसे मैक्स मूलर जी का कथन अलग था, इसके बाद अविनाश चंद्र जी का अलग था, दयानंद सरस्वती जी का अलग अलग मत था। तो कुछ बातें ऐसी है ना जो अभी तक उलझी हुई है, उसको सुलझाया नहीं गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। वहां पे हमने कहा था मैक्स मूलर के अनुसार, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत में सबसे पहले आर्य जो थे वो सप्त सेंदप प्रदेश में बसना आरंभ किया था। और सबसे पहले हमने सप्त सेंदप का मतलब भी आप लोग को बता दिया था। सप्त सेंदप का मतलब क्या होता है, 7 नदियों का संगम स्थान होता है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे कि इन 7 नदियों की चर्चा ऋग्वेद में भी किया गया। अब देखिए, पहले हमने बताया था कि सप्त सेंदप प्रदेश में बसना आरंभ किए थे। और सप्त सेंदप का क्या मतलब होता है, 7 नदियों का संगम स्थान। तो वो जो 7 नदी कौन है, उसका नाम क्या है, वो इस प्रकार से दिया गया है 7 नदी का नाम। तो आप सप्त सेंदप में 7 नदियों का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि इसका एक आधुनिक नाम भी है और प्राचीन नाम है।
मतलब सप्त संदप जो 7 नदियों का संगम होता है उसमें प्राचीन नाम था सिंधु, पहला नंबर पर आता था, ठीक है। उसके बाद सरस्वती, सतुद्री आता था, विपाशा, प्रोसनी नदी, विस्तृता और अस्कनी, ये 7 नदी थे। सप्त संदप का मतलब 7 नदियों का संगम स्थान, तो ये 7 नदी थे और ये प्राचीन नाम थे। ये जो नदी है ये इनका प्राचीन नाम है। अब भाई आधुनिक नाम क्या है, तो आधुनिक नाम में सिंधु का सिंधु ही नाम है, सरस्वती का सरस्वती ही नाम है, और सतुद्री का नाम है सतलज, विपाशा का व्यास, और पुरुषनी का रावी नदी, विस्तृता का झेलम, और अस्कनी का चिनाब। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है, तो क्या है, चिनाब है। तो कोई दिक्कत समझने में? आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, और इसके बाद अब कुछ अफगानिस्तान की जो नदी है ना उसका भी चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। ओके बच्चों, तो इसमें भी क्या है कि कोई आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम है। और अफगानिस्तान में जो नदी है कुछ कुल 4 नदियां थी जिसका चर्चा ऋग्वेद में किया गया था। जैसे कुंभा और गोमती, कृभा, सुबस्तु, ये जो थे ना ये प्राचीन नाम थे अफगानिस्तान के 4 नदी का। और इसका आधुनिक नाम क्या हो गया, काबुल हो गया, कुंभा का काबुल हो गया, गोमती का गोमल हो गया, क्रूब का कुर्रम हो गया, सुबस्तु का क्या हुआ, स्वतः हो गया। तो ये चारों की चारों जो नदियां थी वो कहां पे स्थापित थे, स्थित थे, तो कहां पे थे, अफगानिस्तान में थे। ओके बच्चों, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कुंभा का आधुनिक नाम क्या है, तो काबुल है। और पूछेगा कि फिर काबुल नदी कहां पे है, तो कहां पे है, अफगानिस्तान में। ओके बच्चों, इसके बाद कहता आर्य को हिमालय की जानकारी थी, मतलब आर्य जो लोग थे ना इसको हिमालय की जानकारी थी। और कहता हिमालय की एक चोटी को मुजबंत कहा जाता था, मतलब हिमालय की आर्य जो लोग थे ना इसको हिमालय की जानकारी थी और उन्होंने हिमालय की एक चोटी का नाम क्या रख दिया, मुजबंत रख दिया। क्योंकि वहां पे शायद कुछ नशीला पदार्थ जो सोमरस जो वगैरह हो वो वहां पे मिलता था, मतलब नशीला, ये लोग उसका सेवन करते थे इसलिए वहां बार बार जाते थे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, मुजबंत रख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। आएगा था कि आर्य कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर कब्जा कर उसका नाम ब्रह्मवर्त रख दिया। मतलब अब आर्य क्षेत्र क्या हुआ, भारत में आना शुरू कर दिया और इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश को, मतलब कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र था ना निकट का, उस पे अपना अधिकार करके उसका नाम क्या रख दिया, ब्रह्मवर्त रख दिया। ओके बच्चों, अब इसके बाद ये आगे बढ़कर गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर कब्जा कर उसका नाम ब्रह्म ऋषि रख दिया। ओके, अब कहता है कि हिमाचल और विंध्याचल पर कब्जा कर उसका नाम मध्य देश रख दिया। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो आर्य थे ना वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उसका नाम क्या रख दिया, ब्रह्म ऋषि रख दिया। और वही हिमाचल आगे बढ़कर हिमाचल और विंध्याचल पर कब्जा कर उसका नाम क्या कर रख दिया, मध्य देश रख दिया। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले क्लास के बाद। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।